नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, शुक्लोत्तर युगीन समीक्षा। क्योंकि हम आलोचना साहित्य पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शुक्ल पूर्व युग को पढ़ा था, शुक्ल युग को पढ़ा था, और आज हम शुक्लोत्तर युगीन आलोचना को पढ़ेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि जब शुक्ल जी, क्योंकि आलोचना के केंद्र बिंदु में हम शुक्ल जी को रखते हैं, और उससे पूर्व के जो समीक्षक हुए हैं और उनके बाद के जो समीक्षक हुए हैं, तो उनके पूर्व तो बहुत ज़्यादा आलोचनाएं नहीं की गई हैं भारतीय युग और द्विवेदी युग में। लेकिन उनके बाद के जो साहित्यकार हुए या आलोचक हुए हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हुए। यानी कि शुक्ल जी की आलोचना के बाद, शुक्ल जी क्योंकि केंद्र में है, तो शुक्ल जी को प्रेरित होकर के, शुक्ल जी को मद्देनज़र रखते हुए, शुक्ल जी की जो समीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन लोगों को एक आइडिया मिल गया कि आगे किस तरह की समीक्षाएं लिखनी है। तो फिर अब विभिन्न प्रकार की जो समीक्षाएं हैं वो उभर कर सामने आए। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार की समीक्षाएं शुक्ल जी के बाद की गई। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो शुक्लोत्तर युगीन समीक्षा है ना, इसकी शुरुआत स्वच्छंदतावादी समीक्षा से हुई, जो मोटे तौर पर शुक्ल जी की धारणाओं का प्रतिपक्ष है। यानी कि यहाँ हम आगे देखेंगे, कई तो ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने शुक्ल जी की जो धारणाएं थी या शुक्ल जी की जो मान्यताएं थी उनको बुरी तरह से खंडित किया है। यानी कि शुक्ल जी के विरोधी कई आलोचक हमें, और कई ऐसे भी हैं जो शुक्ल जी के प्रबल समर्थक भी हमें नज़र आते हैं। तो इसी तरह की जो समीक्षाएं हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके बाद विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ साथ नई समीक्षा पद्धतियां प्रचलित होती गईं, जिनमें प्रगतिवादी समीक्षा, ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी के बाद जो समीक्षाएं की गई उनमें सबसे पहले जो है वो प्रगतिवादी समीक्षा आई, उसके बाद मनोविश्लेषणवादी समीक्षा आई, और उसके बाद नई समीक्षा आई। ठीक है, तो हम इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वच्छंदतावादी समीक्षा की बात करते हैं। स्वच्छंदतावादी समीक्षा वह पद्धति है जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। यानी कि शुक्ल जी की जो शास्त्रीय मान्यताएं थी उन चीज़ों से मुक्त करने की, कह सकते हैं स्वच्छंदतावाद, मतलब जो अपनी विचारधारा में एकदम स्वच्छंद है, मुक्त है, एकदम स्वतंत्र है। तो ऐसे विचारधारा यहाँ पे उभर कर आए। ठीक है, इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म से प्रभाव ग्रहण किया है। तो जो उसी समय जो है, जब यहाँ पे स्वच्छंदतावादी कहें या प्रगतिवादी विचारधारा चल रही थी, उसी समय पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिसिज्म नाम से एक विचारधारा चल रही थी। तो उससे प्रभाव ग्रहण करके यहाँ पे स्वच्छंदतावादी विचारधारा का कह सकते हैं कि सूत्रपात हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये रचना मूल्यांकन, मर्यादावाद और सामाजिक उपादेयता के आधार पर करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूतियों, उसकी वैयक्तिकता और सूक्ष्म सौंदर्यबोध आदि को महत्व देती है। यानी कि वहाँ पे जो है पुराने जो लकीर के फ़कीर थे वो नहीं रहे साहित्यकार, उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। ठीक है, और उन प्रयोगों में क्या है, रचनाकार के स्थान पर उन्होंने क्या किया, रचनाकार की जो अनुभूतियाँ हैं, उनकी जो वैयक्तिकता है और उनके सूक्ष्म सौंदर्य बोध आदि को महत्व दिया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में मुख्यतः 3 आलोचक शामिल हैं। तो वैसे तो स्वच्छंदतावादी आगे भी बहुत मतलब हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, उनमें है पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। तो ये 3 आलोचक आपको ध्यान रखने हैं, किसमें, स्वच्छंदतावादी समीक्षकों में। ठीक, आगे हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए, शांतिप्रिय द्विवेदी की अगर हम बात करें तो जो शांतिप्रिय द्विवेदी है ना,
छायावाद के मूल चेतना को गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टि में चिन्हित किया। जो शांतिप्रिय द्विवेदी थे, उन्होंने क्या किया कि छायावाद की मूल चेतना को गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टि में चिन्हित किया। यानी कि उनका मानना था कि जो छायावादी जो मूल चेतना है वो गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से ओतप्रोत है। ठीक है। इसके बाद देखिए, शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना दृष्टि सौंदर्यवादी है, किंतु युग और साहित्य में वे प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बहुत मतलब गांठ बांध देनी है इस बात की कि जो शांतिप्रिय द्विवेदी थे वो थे तो प्रगतिवादी आलोचक या स्वच्छंदतावादी आलोचक, लेकिन उन्होंने जो आलोचना उनकी जो कहलाती है व्यक्ति विशेष की, वो सौंदर्यवादी आलोचना कहलाती है। यानी कि वो काव्य की सौंदर्य पर, जहाँ पे उसकी जो काव्य सौंदर्य होता है ना किसी कविता का, तो उस पर उन्होंने फोकस किया है, न कि किसी साहित्यकार पर, न कि किसी कवि पर। ठीक है। कवि की आलोचना नहीं की है, कविता की आलोचना की है। तो जहाँ पर कविता की रूप, सौंदर्य या उसमें रस, छंद, अलंकार जो भी चीज़ें होती हैं उनका जहाँ पे विश्लेषण किया जाता है, उसे हम सौंदर्यवादी आलोचक कहते हैं उसे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शांतिप्रिय द्विवेदी जो है वो सौंदर्यवादी आलोचक हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। लेकिन एक रचना है उनकी जहाँ पे वे प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन करते हुए नज़र आते हैं, और वो रचना कौन सी है? युग और साहित्य। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि युग और मतलब ये बनेगा शांतिप्रिय द्विवेदी की वो कौन सी आलोचना है या कौन सी आलोचनात्मक पुस्तक है जिसमें वे प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं। तो युग और साहित्य में वे क्या करते हैं? प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहूँगी आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप लोग कॉपी पेन लीजिए और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम खुद से लिखते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें क्लिक हो जाती हैं। और जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप खुद अपना स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर खोल के देखिए, हज़ारों उसमें फ़ोटोज़ होंगे और कई फ़ोटोज़ ऐसे होंगे जिन्हें हम दोबारा देखते भी नहीं हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बन जाता है। और वो फिर अपना ऐसा है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा एक हिसाब हो जाता है कि अपने पास फ़ोन में रखा हुआ है, कभी देख लेंगे, हम ये सोच करके उसको रख लेते हैं, लेकिन वो कभी आता ही नहीं है, हम उसे देखते ही नहीं हैं। तो इसलिए अगर आप कॉपी पेन लेते हैं और उसको भले आप वैसे तो रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिपीट नहीं भी करते हो तो कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में एक क्लिक ज़रूर रहता है। ठीक है। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए। इसके बाद देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, अब इनकी बात करते हैं। इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया, जिसमें स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं आध्यात्मवाद सभी परस्पर घुल मिल गए हैं। तो इन्होंने जो है समन्वय मतलब सभी प्रकार के जो जितने भी वाद हुए हैं उन सबको एक उसमें कटघरे में रख करके उनको सबको समान दृष्टिकोण से फॉलो किया। ठीक है। इसके बाद देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का चिंतन प्रसाद से प्रभावित है। जो जयशंकर प्रसाद हैं तो उनसे प्रभावित है इनका चिंतन। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की पहली रचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, पहले तो ये ध्यान रखना है किसकी रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी की है और पहली रचना है इनकी। ठीक है। 1940 के मध्य लिखे गए इनके निबंध इसमें संकलित हैं। तो इसमें उन्होंने जो एक दशक है 30 से 40 का, उसके सारे निबंध इसमें संकलित हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, इन्होंने प्रयोगवाद पर भी लिखा, किंतु प्रयोगवाद उन्हें बैठे ठाले का धंधा दिखाई दिया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? तो आपको क्या बताना है, किसने कहा था? हमारे नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था प्रयोगवाद के लिए बैठे ठाले का धंधा। ये किसी क्वेश्चन में या आई थिंक मुझे जहाँ तक ध्यान है उत्तराखंड के ही किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रेमचंद के अति सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति नापसंदगी जाहिर करते हुए उन्होंने द्वितीय कोटि का रचनाकार उन्हें कहा है। प्रेमचंद को कुछ खास ये पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रेमचंद क्या है? द्वितीय कोटि के इनकी दृष्टिकोण से द्वितीय कोटि के रचनाकार थे। ठीक है। भाव संवेदना तथा मार्मिकता की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का ने निराला की राम की शक्ति पूजा को पांडित्यपूर्ण निर्मित
तथा बादल राग और यमुना के प्रति जैसी रचनाओं से शक्ति पूजा को कमज़ोर माना है। यानी कि इनका मानना था कि जो राम की शक्ति पूजा है वो उनसे श्रेष्ठ बादल राग और यमुना के प्रति इनकी जो रचनाएं हैं वो राम की शक्ति पूजा से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो राम की शक्ति पूजा है वो निराला जी की सर्वश्रेष्ठ में उसे, क्योंकि मैंने पूरी पढ़ी भी है और मुझे मेरी पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे बहुत प्रिय है राम की शक्ति पूजा, निराला जी, क्योंकि मेरे फेवरेट भी हैं। और उनकी जो राम की शक्ति पूजा है वो मुझे हमेशा मतलब ऑल टाइम मेरी फेवरेट उनकी कविता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम की शक्ति पूजा उनकी सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट जो रचना है वो राम की शक्ति पूजा है। हालांकि निराला जी ने जितनी भी रचनाएं की हैं वो उच्च कोटि की हैं। तो यहाँ पे जो इनकी बात कर रही हूँ तो इसलिए खैर छोड़िए। इसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अभी तो सिर्फ मैं आपको उन रचनाकारों के बारे में बता रही हूँ जो शुक्लोत्तर युग में हुए उन साहित्यकार या आलोचकों की बात कर रहे हैं जो शुक्लोत्तर आलोचक हैं, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन चीज़ों पर उनका फोकस रहा है और किस किस विचारधारा से वो आते हैं, कौन प्रगतिशील है, कौन नई समीक्षक हैं, कौन स्वच्छंदतावादी हैं, इस तरह से। ठीक है, कौन मनोविश्लेषणवादी हैं। तो ये हम सब अभी मैं इनको बता रही हूँ। बाद में मैं अगर हो सकेगा तो इसी में, अगर वीडियो लंबा ना हो तो इसी में हम उनकी रचनाओं को भी, उनकी आलोचनाओं को भी पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो लंबा होगा तो अगले वीडियो में मैं इनकी जो रचनाएँ हैं, इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं उनको उनके प्रकाशन सन से मतलब डिटेल से हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली रचना सूर साहित्य है। इन्होंने जो सूरदास थे उनके ऊपर लिखा, आलोचना की उनकी। तो सूर साहित्य इन्होंने सबसे पहली इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। ठीक है, फिर है इनकी जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की राधा का, सूर की राधा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को इन्होंने दिखाया है। अब देखिए, हम यहाँ पे भले ही आलोचना की बात कर रहे हैं लेकिन आलोचना का एक दूसरा नाम समालोचना भी है। ठीक है, आलोचना कहें या समालोचना कहें एक ही बात है। ठीक है, और समालोचना की बात करें तो सम धन आलोचना। सम का मतलब होता है समान, जहाँ पे गुण और दोषों की समान रूप से चर्चा की जाती है उसे हम समालोचना कहते हैं। ठीक है, तो आलोचना कहें या समालोचना कहें एक ही बात है। और आलोचना से कई हम, क्योंकि आलोचना अगर हम पर्टिकुलरली कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि केवल उसमें उनकी जो दोष हैं उन्हीं को उजागर किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे कोई आलोचक अगर किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करता है तो वो उसके गुण और दोषों के बारे में दोनों ही बताता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने सूर साहित्य इनकी आलोचना है, पहली आलोचनात्मक पुस्तक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सूरदास जी के अवगुणों को या उनके दोषों को ही उजागर किया होगा, वहाँ पर उन्होंने उनके गुणों को भी प्रकाशित किया है। ठीक है, 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ये इनकी क्या है, एक ऐतिहासिक पुस्तक है जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1940 में हुआ था। ठीक, इस किताब में हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या इन्होंने की है। ठीक, इसके बाद देखिए कबीर 1941 पुस्तक में इनका आलोचकीय व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। अब इसके बारे में मैं एक और आपको एक चीज़ बताती हूँ। कबीर की जो उन्होंने साहित्य की थी, मतलब कबीर की जो आलोचना की थी, क्योंकि जो शुक्ल जी थे वो कबीर को भक्ति काल का कवि नहीं मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि कबीर जो है वो भक्ति काल में वो उन्हें शामिल नहीं करते थे, कबीरदास को, शुक्ल जी। ठीक है, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे यहाँ पे उन्होंने शुक्ल जी के मतों का पूरी तरह से खंडन किया और कबीर को उन्होंने कहा है कि साहित्य मतलब अगर भक्ति काल से कबीरदास जी को हटा दिया जाए तो पूरा भक्ति काल ही क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। तो ऐसा इनका मानना था, यानी कि इन्होंने शुक्ल जी की इस मान्यता का पूरी तरह से खंडन किया है। कबीर अपने आप में इन्होंने कहा है कि कवि तो एक ही हुआ है और कबीर के बराबर कोई कवि हुआ ही नहीं है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद देखिए 1965 में कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस किताब में द्विवेदी जी ने कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य दृष्टि की व्याख्या की है।
तो कालिदास की लालित्य योजना पे भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, इन्हें ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना से युक्त मानवतावादी आलोचक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मानवतावादी आलोचक किसे माना जाता है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। ठीक, इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र का मूल योगदान छायावाद के महत्व की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र जो थे वो अपने आप में एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। ठीक है, और कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम हिंदी के लिए हम सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है उसे आप ज़रूर पढ़ें। हालांकि उसकी थोड़ा सा आपको लैंग्वेज टफ लग सकती है, लेकिन बहुत ऑथेंटिक किताब है। मतलब बहुत ही उसमें जो चीज़ें हैं ना वो बहुत सही हैं, उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपने उसकी भाषा को समझ लिया तो आपको हिंदी साहित्य एकदम बहुत अच्छे से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहो तो डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूर लें। इसके बाद देखिए आलोचना की आस्था 1966 नामक अपने निबंध संग्रह में डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को रेखांकित किया है। आलोचना की आस्था इन्होंने लिखा था 1966 में। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य आलोचक I.A. रिचर्ड्स और क्रॉचे से प्रभावित हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पाश्चात्य आलोचक रिचर्ड्स और क्रॉचे से प्रभावित आलोचक हिंदी में कौन से आलोचक हैं, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर नगेंद्र पर इनका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने I.A. रिचर्ड्स की तरह ही साहित्य संबंधी मूल्यों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग मूल्यवादी है और दूसरा कलावादी। तो दो भागों में इन्होंने मूल्यवादी और कलावादी भागों में अपने साहित्य को साहित्य के जो मूल्य हैं उनको दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, काव्य के तीन तत्वों भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व में डॉक्टर नगेंद्र ने भाव को महत्वपूर्ण माना है। अब देखिए आपको यहाँ पर दो चीज़ें पता चली। एक तो आपको क्या पता चली, काव्य के कितने तत्व होते हैं, तो काव्य के तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक तो होता है भाव तत्व, दूसरा होता है कल्पना तत्व और तीसरा होता है बुद्धि तत्व। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है इन तीनों तत्वों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है भाव तत्व को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपने मूल दृष्टिकोण में रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हिंदी के रसवादी आलोचक कौन हैं, तो हिंदी के रसवादी आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, यही कारण है कि डॉक्टर नगेंद्र जब आलोचना करते हुए साहित्य की उसके उद्देश्य की अनुकूलता में पहचान करते हैं तो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ उन्हें आवश्यक नहीं लगते। इसके बाद हम बात करेंगे प्रगतिवादी समीक्षा की। हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आई। अब स्वच्छंदतावाद यहाँ पे वैसे तो प्रगतिवाद का ही नाम स्वच्छंदतावाद कई विद्वानों के अनुसार माना जाता है, लेकिन स्वच्छंदतावाद प्रगतिवाद से इसलिए भिन्न है थोड़ा सा क्योंकि प्रगतिवाद जो है एक निश्चित जो एक विचारधारा है उसको फॉलो करती है। ठीक है, वाद यानी कि विचारधारा, और जो स्वच्छंदतावाद है वो विचारधारा से बंधे हुए नहीं होते हैं, वो अपनी एक स्वच्छंद होते हैं, मतलब किसी तरह के पुराने विचारों को फॉलो नहीं करते हैं, किसी वाद से प्रभावित नहीं होते हैं, एकदम अपनी विचारधारा वो गठित करते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए प्रगतिशील आलोचकों की बात करें तो इसमें इसका सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित है। तो प्रगतिशील काव्यधारा की बात करें तो वो भी मार्क्सवाद पर आधारित है और प्रगतिशील समीक्षा भी उसी तरह से मार्क्सवाद पर आधारित है। ठीक है, हालांकि व्यवहार तो इसके प्रयोक्ताओं ने कहीं कहीं मार्क्सवादी दृष्टि का अतिक्रमण भी किया है। इसे साहित्यिक जगत में समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार प्राकृतिक जगत की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से होती है और मानवीय इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक
भौतिकवाद से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक। प्रगतिवादी व्यावहारिक समीक्षा कई समीक्षकों के माध्यम से विकसित हुई, जिसमें प्रमुख हैं, अब आपको ध्यान रखने हैं, प्रगतिवादी जो समीक्षक हैं शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और नामवर सिंह। तो विशेष रूप से इनका नाम आप ऐसे ही ध्यान रखें, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी जो समीक्षक हैं उनका कौन सा समूह सही नहीं है या कौन सा समूह सही है। तो प्रगतिवादी आलोचकों को आपको ये सारे नाम उनमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त समकालीन समीक्षकों में मलयज, नंदकिशोर नवल, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे और विश्वनाथ त्रिपाठी भी इस धारा में शामिल हैं। खैर ये तो बाद में जुड़ने वाले हैं, लेकिन जो शुरुआत में जो इस विचारधारा से बंधे हुए थे वो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। इसके बाद देखिए हिंदी में प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रगतिवादी कहें या मार्क्सवादी समीक्षा कहें, इसके प्रवर्तक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध विशाल भारत 1937 में प्रकाशित हुआ था। तो जो शिवदान सिंह चौहान है, इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तक है प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, तो इसका प्रकाशन विशाल भारत उस समय एक पत्रिका निकालती थी, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी के समीक्षक कॉर्डवेल के मूल्यों से शिवदान सिंह चौहान प्रभावित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शिवदान सिंह चौहान जो कि मार्क्सवाद कहें या प्रगतिशील साहित्यकार थे, समीक्षक थे और उसके प्रणेता थे, तो वो किस विचारधारा से प्रभावित थे? कॉर्डवेल की विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है। 1951 में आलोचना जो कि त्रैमासिक नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था, और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था 1951 में, जिसका नाम था आलोचना, और त्रैमासिक ये पत्रिका थी, यानी कि 3 महीने में एक बार निकलती थी, ठीक है। सन 1946 में अपने लेख साहित्य की परख में शिवदान सिंह चौहान ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान रचना बताने वाले अमृत राय तथा भारतेंदु को शेक्सपियर से बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा को का प्रतिरोध करते हुए इन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा कुत्सित समाजशास्त्र का उदाहरण बताया, ठीक है। तो मतलब आपस में आलोचक एक दूसरे के विरोधी भी होते थे, प्रतिद्वंदी होते थे, इसलिए इनकी विचारधारा आपस में टकरा जाती थी। आलोचना के तथा काव्य आधुनिक कविता का मूल्यांकन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियाँ। तो इंद्रनाथ मदान की कृतियाँ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा मूलतः मार्क्सवादी रचनाकार हैं, किंतु इन्होंने अपने सृजनात्मक विवेक से मार्क्सवाद का एक प्रगतिशील संस्करण तैयार किया है। इन्होंने हिंदी समीक्षा की चर्चा करते हुए जिन क्षेत्रों को छुआ है उनमें संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य, भाषा विज्ञान, इतिहास, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषय पर परस्पर संलयित होकर व्यक्त हो गए हैं। इनकी आलोचना का काल 1938 से शुरू होकर 2000 ईस्वी तक 62 सालों में विस्तृत है, यानी कि 62 साल जो इनके रहे हैं, जो इन्होंने साहित्य सेवा की है, तो जो 38 से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। प्रेमचंद 1941 डॉक्टर रामविलास शर्मा की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि रामविलास शर्मा जो है वो बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं प्रगतिशील चेतना के, मार्क्सवादी चेतना के, तो इसीलिए इनकी जो पहली आलोचनात्मक पुस्तक थी वो प्रेमचंद के ऊपर थी, ठीक है। रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांतों के आधार पर प्रेमचंद का विश्लेषण किया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम डॉक्टर नामवर सिंह को पढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य में रूप के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए रूप और वस्तु के द्वंद्वात्मक तनाव को रेखांकित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही तरह नामवर सिंह रूपवाद या कलावाद के खतरों के प्रति सजग हैं। समाजशास्त्र की कुंठित धारा और कलावाद की ह्रासोन्मुख नज़रिए के खिलाफ डॉक्टर नामवर सिंह हमेशा प्रयत्नशील रहे। डॉक्टर नामवर सिंह जो थे रैनवेलक और F.R. लीविस की तरह आलोचक हैं, सिद्धांत शास्त्री नहीं। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपना आलोचक जीवन हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान से शुरू किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नामवर सिंह थे उनकी पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन थी? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान।
ठीक, अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें जान लेते हैं। अगली जो हमारी समीक्षा है वो है मनोविश्लेषणवादी समीक्षा। अब आपने ये वर्ड सुना भी होगा, जो हमारा बीएड का सेकंड पेपर था, जिसमें हमने अक्सर मनोविश्लेषणवादी विचारधारा को, मनोविश्लेषणवाद को पढ़ा था। ठीक है, जो पेडागोजी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, तो उसमें अब आपके सिलेबस में भी है, तो वहाँ भी आप पढ़ ही रहे होंगे इसको, है ना। तो हमें पता है कि जो फ्रायड थे वो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे। एडलर हो गया, युंग हो गए, ये उनके अन्य समर्थक थे। तो मनोविश्लेषणवाद नामक एक नई समीक्षा शाखा की स्थापना फ्रायड, एडलर और युंग ने की थी। अब यहाँ पे हम हिंदी में क्यों इसे पढ़ रहे हैं, मैं पहले ये आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो, उस समय जो थी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, जो पाश्चात्य साहित्य था, ठीक है, जो पश्चिमी देशों में जो साहित्य चल रहा था, उस समय जो विचारधाराएं वहाँ पे चल रही थी, उनसे जो है भारतीय साहित्यकार अक्सर प्रभावित रहते थे। तो पाश्चात्य साहित्य में मनोविश्लेषणवादी विचारधारा चल रही थी, तो उसी का प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई दिया। और उसी वक्त जो है यहाँ के जो साहित्यकार थे वो इस विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने भी इसी तरह के लेखन कार्य शुरू किए। ठीक है, तो फ्रायड ने काम वृत्ति को, एडलर ने हीनता की पूर्ति की प्रवृत्ति तथा युंग ने जिजीविषा या अमृत की आकांक्षा को जीवन के प्रेरक शक्ति के रूप में माना है। तो खैर, ये तो आपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में पढ़ा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ इससे इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक, पे हम बात करते हैं कि हिंदी में कौन से ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से जो प्रभावित थे। तो ऐसे सर्वप्रथम जो थे, हिंदी में इलाचंद जोशी ने इसकी शुरुआत मानी जाती है। अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र को मनोविश्लेषणवादी समीक्षा पद्धति का प्रतिनिधि माना जाता है। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इलाचंद जोशी जो थे वो इन्होंने सबसे पहले, अब इलाचंद जोशी क्योंकि हमारे उत्तराखंड से हैं तो इनकी रचनाएं भी आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, जहाज का पंछी हो गया, ये भी मनोविश्लेषणवादी इनका एक उपन्यास है। ठीक है, और भी कुछ रचनाएं जो आपको याद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए इलाचंद जोशी की। तो इलाचंद जोशी जो थे ये सबसे पहले ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद को फॉलो किया था। ठीक है, तो और उसके पश्चात जो थे अज्ञेय हो गया, डॉक्टर देवराज हो गया और डॉक्टर नगेंद्र हो गया, ये भी मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित आलोचक थे। अब हम बात करते हैं नई समीक्षा की। इसके बाद, मतलब जो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद आया उसके बाद जो अगली विचारधारा थी वो थी नई समीक्षा की। तो नई समीक्षा अंग्रेजी शब्द न्यू क्रिटिसिज्म का अनुवाद है, यानी कि जो पाश्चात्य, जो अंग्रेजी साहित्य में न्यू क्रिटिसिज्म कहा गया, उसी को हिंदी में नाम दिया गया नई समीक्षा। ठीक है, मैंने कहा ना कि जो पाश्चात्य काव्य में चल रहा था या पाश्चात्य साहित्य में जैसा चल रहा था, वैसे वैसे वो यहाँ के जो साहित्यकार थे हिंदी के, वो उनको फॉलो कर रहे थे। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप में विकसित हुए नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म आंदोलन से प्रभावित है। तो अमेरिका में न्यू क्रिटिसिज्म आंदोलन चला था 20वीं शताब्दी में, तो उससे यहाँ पे जो हिंदी साहित्यकार थे वो भी प्रभावित हुए। ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग पहली बार 1910 में स्पिनबर्न ने किया था। आगे चलकर 1941 में जॉन क्रो रैंसम ने इसी नाम से अपनी समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। यह आंदोलन 1950-60 के दशक में समाप्त हो गया। अब हम हिंदी में जानते हैं कि जो नई समीक्षा के समीक्षक थे वो कौन थे और किससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो लक्ष्मीकांत वर्मा थे, उनकी एक पुस्तक निकली थी नई कविता के प्रतिमान। तो ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है और इसी पुस्तक से जो हिंदी में नई समीक्षा की शुरुआत है वो मानी जाती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि हिंदी में नई समीक्षा या नई कविता भी जिसे हम कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि नई कविता में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो नई समीक्षा या नई कविता की जो विचारधारा है वो किससे शुरू मानी जाती है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की जो नई कविता के प्रतिमान है आलोचना के क्षेत्र में, तो नई कविता के प्रतिमान इनकी पहली आलोचनात्मक पुस्तक से नई समीक्षा का प्रारंभ माना जाता है। और इनकी नई कविता नाम से एक रचना भी प्रकाशित हुई थी, तो उससे नई कविता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, अगली है धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे आप।
विजयदेव नारायण शाही की जो है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी नई समीक्षक के समीक्षक हैं। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, काव्य भाषा पर 3 निबंध। डॉक्टर रघुवंश का ध्यान रखेंगे आप, आधुनिकता और सृजनशीलता। निर्मल वर्मा का है कला का जोखिम। रमेश चंद्र शाह का है अज्ञेय और असाध्य वीणा, अज्ञेय वागार्थ का वैभव। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना शुक्लोत्तर युग के, यानी कि शुक्ल जी के बाद जो थी वो कौन कौन सी समीक्षाएं होती थी, क्योंकि शुक्ल युग में तो केवल एक ही तरह की विचारधारा हमें देखने को मिलती थी, या तो सैद्धांतिक आलोचनाएं उसमें हुई या व्यावहारिक आलोचनाएं हुई। लेकिन यहाँ पे शुक्ल जी के बाद जो आलोचनाएं हुई हैं वो सैद्धांतिक और व्यावहारिक तो रही ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो थी वो एक अलग विचारधारा यहाँ पे उभर कर हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमने पहला पढ़ा स्वच्छंदतावादी। ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा प्रगतिवादी आलोचक। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, मनोविश्लेषणवादी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा हमने पढ़ा था नई समीक्षा। तो ये 3-4 जो विचारधाराएं हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कौन स्वच्छंदतावादी है, कौन प्रगतिवादी है, कौन मनोविश्लेषणवादी आलोचक हैं, और कौन नई समीक्षावादी है। ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अगले वीडियो में हम इन्हीं जो हमने आज साहित्यकारों को डिस्कस किया है, जिन आलोचकों को हमने आज पढ़ा है, कल मैं उनकी आलोचनाओं को आपको बहुत अच्छे से, उनके प्रकाशन से, सारी चीज़ें उनके बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी वो आपको बताऊंगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्या प्रश्न है वो भी लिखिएगा। एक सेशन मैं सोच रही हूँ कि प्रश्न और आंसर पर ही बनाऊं, क्योंकि आप लोग काफ़ी प्रश्न करते हैं, तो मैं आप आंसर जो है वीडियो में नहीं दे पाती हूं। तो मैं ऐसा सोच रही हूं कि एक सेशन में अलग से आपके क्वेश्चन आंसर पर ही को लेकर के ही आऊं। तो अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।